नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स के इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो बालकों? बढ़िया, कुशल मंगल? कोई चिंता, कोई तकलीफ, दुख, परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? पढ़ाई लिखाई चल रही है सर? बस ऐसे चलना चाहिए, चलाओ मत, पढ़ो। बार बार सर कहते हैं कि सर यही आके बार बार यही कहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो। इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाले समय में जो सिलेबस का बर्डन पड़ने वाला है बहुत ज्यादा होने वाला है, और अगर अभी नहीं कंप्लीट करते चलोगे तो फिर एग्जाम टाइम में वही फ्रस्ट्रेशन होगा। फिर सोचोगे सर कैसे रट लें, और फिर रटने में चीज जाके वहां एग्जाम में बैठो सारी चीज भूल जाएंगे ना। तो रटने पे कभी बिलीव नहीं करना। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, कहता हूँ कि रटने पे कभी बिलीव मत करना। चीजों को समझ लो, अपने से दिखने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो तुम्हारा ज्ञान है वो रियल ज्ञान है, वो एक्चुअल ज्ञान है, वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी। लेकिन अगर कोई चीज रट के जाओगे तो यकीनन आज नहीं फंसोगे, आज अच्छा करके आओगे, लेकिन कल आने वाले दिन में हो सकता है कि माइंड क्लिक ना किया, आप भूल गए, आप ना लिख पाए, तो सारा पेपर एकदम बेकार हो जाएगा। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। यदि पेपर बाहर से भी बन के आ जाता है, जो कि बहुत चांस होता है, कभी कभार पेपर बाहर से भी बन के आ जाता है आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेजेस में, तो कम से कम आप इतने एलिजिबल हो कि अपना पासिंग मार्क्स करके चले आए। कम से कम आपका बैक वाला सिस्टम ना लगे, ऐसा कुछ आप पढ़ाई आप लोग करिए, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से पढ़ा तो पेपर कहीं जन्नत से भी बन के आएगा, तो भी आप लोग अच्छा खासा नंबर लेके आएंगे उस पेपर में। लेकिन हाँ, उसके लिए आपका 100% कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, आज हमारा न्यू टॉपिक है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। आपका एक पूरा प्लेलिस्ट बना है, ये आज का आपका 7वां लेक्चर है। 3-4 लेक्चर और चलेंगे, ये 10 लेक्चर में लगभग 10 लेक्चर के अंदर मैं खत्म करता हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा खींचता हूँ, क्योंकि अभी आप नए नए होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, वरना तो उसको 5-6 लेक्चर में ही खत्म कर देना चाहिए था, ठीक है। आज 7वां लेक्चर है। आज इसके लेक्चर में आज हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, यानी मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसकी गति क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो बात करेंगे। देखेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, या खुद सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको आरसीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किन किन कंडीशन पे कांस्टेंट रहता है, कब नहीं बदलता है, कब कंजर्व रहता है, कब नहीं कंजर्व रहता है, ये बात करेंगे। एक दो सवाल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, आज के ही इस क्लास में प्रॉब्लम की बात करेंगे। फिर अगर टाइम ने इजाजत दिया तो फिर हम चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। फिर हम आज जानेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, और मैकेनिकल एनर्जी जिसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, टोटल एनर्जी क्या होती है, उस टोटल एनर्जी को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। बेसिकली आज का ये हमारा क्लास का ये पूरा डेमो है कि इस क्लास में हम इतना कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सारी चीजें हमारे साथ आती चली जाएंगी, हम पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका वीडियो के एंड तक, और शुरू से लेकर एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। अगर बीच में कुछ ऐसा स्किप कर दिया, हाँ, आप फास्ट करके 1.5 1.25 पे करके देख सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन हाँ, इतना जरूर करिएगा कि वीडियो को 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता जाता कि मैं किस जगह में क्या ऐसी चीज बता दूं जो एग्जाम में आ जाता है। और लिखने से ज्यादा मेरी बोली हुई चीज भी एग्जाम में आती है। ये मेरे पिछले बच्चे जो पढ़ गए हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नाम है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, खासकर हमको वीसीएम निकालना है, और उसके बाद अगर टाइम रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन, कोशिश करेंगे, अप्रोच करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ, ठीक है। चलो, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो जानेंगे तभी तो हम पहुंचेंगे कहां, तभी हम पहुंचेंगे अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। तो सबसे पहले इसके पहले वाले क्लास में, यानी लेक्चर नंबर जो आपका था, लेक्चर ये 7वां है, लेक्चर नंबर जो 6 था बेटा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, और उसमें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में जिक्र किया। बोला था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बोला सेंटर ऑफ मास एक ऐसा वर्चुअल पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट, जो भी मान लो, ऐसा ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे पूरे पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड, यानी ऐसा माना जाता है कि पूरे पूरे सिस्टम का मास वहीं पे केंद्रित है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान, ठीक है। तो सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, यानी कि गुरुत्व का केंद्र क्या होता है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। हम कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो जस्ट लाइक द सेंटर ऑफ मास होता है। इसे सेंटर ऑफ मास पे पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है। हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पूरे सिस्टम का भार कंसंट्रेटेड होता है। पूरा वेट, जैसे लगता है कि पूरा का पूरा वेट जो है वह वहीं पे कंसंट्रेटेड है। जैसे कभी कभी किसी छड़ को उठाते हो
तो ऐसे बीच से उठा दो तो बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर बीच से उठा दो तो बहुत हल्के से उड़ जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा भार जो होता है वो लगभग लगभग बीच में ही कंसंट्रेटेड। किसी ये रॉड है, ऐसे रॉड को अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो ऐसे बैलेंस नहीं होगा, लेकिन अगर अपने फिंगर को ऐसे हम स्लाइड करते जाएंगे, मेरा फिंगर स्लाइड नहीं हो रहा, लेकिन अगर कैसे बीच में लाएंगे ऐसे कर लेंगे तो देखेंगे ये पेन बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा जो भार है लगभग लगभग यहीं से इसका mg नीचे एक्ट करेगा। यहां से क्यों नहीं एक्ट करता, यहां से क्यों नहीं एक्ट करता? क्यों mg ठीक बीच से ही एक्ट करता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है जिसको बोलते हैं वो लगभग वही पॉइंट होती है जहां पे पूरा भार जो कंसंट्रेटेड माना जाता है। सर भार यानी वेट और मास में क्या अंतर है बेटा? कुछ नहीं अंतर है। अगर मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मास में ही g का मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसको 10 के बराबर ही मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर m में g का मल्टीप्लाई कर दिया वेट हो गया। और g हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ये हमको पता है। जब भी कोई चीज रख देते हैं नीचे जमीन पे या फिर हवा में ही रख देते हैं, उसका mg तुरंत नीचे काम करता है, मास मल्टीप्लाइड बाय g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी दोनों एक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही होते हैं। कैसे सर? अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब अलग हो जाते हैं, कब कब उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा ना? जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये कोई ब्लॉक है, जरा ध्यान समझना बेटा, समझने वाली बात है ना। ये कोई ब्लॉक है ना, मैंने बोल दिया कि ये हमको जमीन पे रखा हुआ है बेटा, यहीं पे बोल दिया कि यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है, पूरा का पूरा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड माना गया है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा। तो जब पूरा का पूरा मास यही कंसंट्रेटेड है तो जी नीचे की तरफ लगेगा, तो बोलेंगे पूरा का पूरा वेट भी तो यही कंसंट्रेटेड है, W बराबर m इंटू जी। यानी कि ये जो पॉइंट हो गया वो सेंटर ऑफ मास भी हो गया और यही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो गई। बस डिफरेंस डिफिनेशन में अलग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे पूरा भार कंसंट्रेटेड होता है, और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन हाँ, ये दोनों पॉइंट इस केस में एक ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये आपकी जीएफ है ना, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, जीएफ, ठीक है। जो आपकी जीएफ है यानी जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसके आपका बहुत प्यार है ग्रेविटेशनल फील्ड है, हम आप जहां रह रहे हैं वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। हम आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप किसी खूबसूरत लड़की को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, भले ही वो लड़की देख के आपको अट्रैक्ट ना हो, लेकिन आप उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। जहां पे एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या है बेटा? ये हमारा कांस्टेंट है, यानी हमारा क्या यूनिफॉर्म है, वो नहीं बदल रहा है बेटा, ये कांस्टेंट है ना। तो इस केस में जब ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होता है तो बेटा जो सेंटर ऑफ मास होता है, जिसको कॉम लिखते हैं COM, वो किसके बराबर हो जाता है बेटा? सेंटर ऑफ जी, COG के बराबर हो जाता है। यानी जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो जाती है जब ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होता है। ये हॉट नोट है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी पूछ देते हैं कि हम ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो पूछ देते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या अंतर है। और एक होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल हर एक शेप का अलग अलग सेंटर होता है। चाहे वो क्यूब की बात करें, चाहे स्क्वायर की बात करें, चाहे सर्कल की बात करें, तो हर एक शेप का, जैसे आपका शेप है, आपका भी एक सेंटर होगा ना, तो हर एक शेप का एक सेंटर होता है। अब उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो कब होता है कि जब कब ज्योमेट्रिकल सेंटर कब सेंटर ऑफ मास के बराबर कब होता है? एक ये बनता है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी जीसी, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो कब बराबर होता है सेंटर ऑफ मास के। तो ये कंडीशन कब होता है बेटा? ये कंडीशन तब होता है जब हमारा सिस्टम होता है बेटा, SYSTEM, जो सिस्टम होता है बेटा ना, वो कैसा होता है? वो सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है बेटा? सिमेट्रिकल होता है। ये ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सिमेट्रिकल सिस्टम होता है। सिमेट्रिकल सिस्टम का मतलब होता है जैसे बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान दिया सर्कल ना, क्या हो गया बेटा? एग्जांपल के तौर पे मान दिया सर्कल। सर्कल क्या है बेटा? सर्कल हमारा सिमेट्रिकल सेंटर है, हाँ सिमेट्रिकल सिस्टम है। यानी कि उसको सर्कल को काट दोगे अगर बीच बीच से, तो हमेशा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसको सिमेट्री बोलते हैं। सर्कल हो गया, या बोल दिया बेटा इसको हम बोल दिया स्क्वायर। स्क्वायर भी हमारा क्या है बेटा? स्क्वायर भी एक तरीके का हमारा क्या है? सिमेट्रिकल सेंटर है। तो इनका जो केंद्र होगा, इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, यानी संरचना का जो केंद्र होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट पे ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकती है। ठीक है, ये वो कंडीशन बताया। हाँ, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर नहीं होगी, दोनों में कुछ डिस्टेंस रहेगा, कुछ अंतर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये क्या पढ़ा था? ये बड़ा फार्मूला पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हमको RCM फाइंड आउट करना था,
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे, वेक्टर के फॉर्म में ना लिखना चाहे बेटा तो इसको ऐसे लिखते थे समेशन ओवर आई बराबर 1 to n तक ये जाता था बेटा, और यहाँ क्या आता था, यहाँ आता था एम आई ना, मास ऑफ ith पार्टिकल, और आई यानी आर आई, और ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, ऐसे लिख देते थे बेटा। चाहे तो इसको एक्सपैंड कर देते थे ना, ऐसे करके हम। और एक चीज और रहती थी बेटा, बाहर 1/m रहता था, जो नीचे आप m1 m2 लिखते थे ना बेटा, ऐसे लिखते थे। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, आप चाहे तो ऐसे भी लिखते थे, RCM वेक्टर बराबर आप ऐसे लिखते थे कि 1/m, बाहर ये टोटल मास है, मास ऑफ द सिस्टम है पूरा, ठीक है। और इससे क्या हो जाता था, समेशन ओवर आई बराबर 1 to n हो जाता था, और इधर हो जाता था mi, और इधर बन जाता था बेटा ri वेक्टर, ऐसे बन जाता था। लेकिन ये था कि ये पोजीशन वेक्टर था। अब हमको पोजीशन वेक्टर, अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो, अगर x कामा y कामा z, पोजीशन वेक्टर तो एक वेक्टर होता है ना बेटा, अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना हो, जैसे कि ये समझने की बात करें ना, जैसे ये होता है कोई पॉइंट ना, ये कार्टेशियन प्लेन है बेटा, x और x कामा y, इसमें कोई अगर कोई पार्टिकल हो, उस पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्टिकल है ये, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं x कामा y। अगर ये z, x y z तीनों कोऑर्डिनेट हो जाए तो आप इसके लिखते हैं x कामा y कामा z ना बेटा, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका लोकेशन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया बेटा। लेकिन अगर इसका पोजीशन पूछ दिया, कि पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस देखते हैं पोजीशन, और पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर एरो भी बताता है, तो जब पोजीशन वेक्टर लिखना होगा बेटा, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे एरो से मिला देंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ऐसे एरो लगा देंगे इस तरफ, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से, आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ना, इस तरह की तरफ डायरेक्शन है। कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, अगर पोजीशन वेक्टर लिखना, कोऑर्डिनेट दिया है, पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो जो उसके कोऑर्डिनेट है उसके काम, उसके साथ आई, x के साथ i, y के साथ j, और k के साथ z के साथ k लगा देंगे ना, तो ऐसे लिख देंगे x i कैप प्लस ये बन जाएगा y j कैप प्लस z k कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, पूछ दिया कि ये दूरी कितनी है बेटा ओरिजिन से, यानी पूछ दिया मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड पूछ दिया, तो आप ऐसे लिख देंगे मॉड ऑफ r, ऐसे निकालेंगे मॉड ऑफ r वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया तो उसमें उसका ये i का कंपोनेंट y का कंपोनेंट देख के आप क्या बता सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया पोजीशन वेक्टर, तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, y, z, ऐसे देख सकते हैं ना। इसी तरह जो आरसीएम होगा बेटा, वो आरसीएम कुछ इस तरीके से होगा, अगर आरसीएम लिखना चाहे उसकी वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला ऐसे है, अगर उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा बेटा, XCM I कैप प्लस YCM J कैप, ठीक है, प्लस ZCM K कैप ना बेटा, ये ZCM, XCM, YCM, ZCM क्या है बेटा, ये कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास के जो पॉइंट है, जो पॉइंट है उस पॉइंट का लोकेशन है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x, y, XCM, YCM, ZCM। अगर अब इस XCM को लिखना होता है, इसी बात को मैंने डिस्कशन किया था कि अगर हमको क्या किया था बेटा, इधर ही लिख देते हैं, पीछे ही कहीं लिख देते हैं, कि अगर हमको अब XCM लिखना होता था, तो XCM लिखना होता तो XCM ऐसे लिखते थे बेटा, XCM इक्वल टू समेशन ओवर 1/m लिख देते थे, समेशन ओवर क्या, I बराबर 1 to n, और इधर होता था mi, और इधर हो जाता था बेटा xi ना, यही होता था बेटा। और इस तरह YCM लिखना होता था तो ये हो जाता था 1/m समेशन ओवर क्या, समेशन ओवर I बराबर 1 to n, ठीक है, 1 to n, और इधर हो जाता है mi, और इधर क्या हो जाता है बेटा yi ना। इसी तरह हम ZCM भी लिख सकते थे, ZCM लिखना चाहें तो आप समेशन 1/m समेशन ओवर I बराबर 1 to n mi zi, ये हम लोग लिख देते थे ना। तो ये XCM, YCM, ZCM। अगर अब आपको पोजीशन लिखना होगा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ये होगा XCM, YCM और ZCM, ठीक है, ये हमारा ऐसे लिख देंगे। तो ये इससे ये देख के आप ये लिख सकते हैं, या ये देख के आप उसमें से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपका एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल के तौर पे आपने कैलकुलेट किया और आपका पोजीशन वेक्टर आ गया, जैसे कि आरसीएम की वैल्यू आ गई, आरसीएम की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप।
एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा ना, ये आ गया। अब इससे पूछ दिया कि ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये बता रहा है कि क्या पोजीशन है, कितनी दूरी है। अब दूरी भी निकाल सकते हैं इससे, आप मॉड निकाल लो तो बता सकते हैं कि ओरिजिन से वो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास कितना है, 4 + 16 + 9, ये क्या हो जाएगा, 16 9 25 4 29, कर्डी में 29 आ जाएगा। तो कर्डी में 29 बेटा ये उसका दूरी है, ओरिजिन से कितनी दूरी है। लेकिन हाँ उसको कोऑर्डिनेट पूछ दिया, उसका लोकेशन पूछ दिया, एक्स वाई जेड पूछ दिया, तो आप इसका ये एक्स लिख दोगे कि जो हमारा एक्स एक्सीएम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 है, वाई सीएम की वैल्यू, वाई सीएम, ये ऊपर जाओ यार, वाई सीएम की वैल्यू कितनी है, वाई सीएम की वैल्यू 4 है, और जेड सीएम की वैल्यू यहाँ पे जेड सीएम की वैल्यू 3 है। अगर आपको लोकेशन लिखना होगा तो 2, 3, 4 आप बता देंगे कि ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। तो लोकेशन देख के, कोऑर्डिनेट देख के आप सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास देख के आप यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देख के आप लोकेशन निकाल सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने ये किया था ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। हेलो, हमको यही टॉपिक पढ़ना था, हमको क्या पढ़ना है बेटा, हमको पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हेडिंग डालो बेटा, वेलोसिटी, VOLICITY, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ SCOM, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। तो जब भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, मान लो हमको पोजीशन, अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हमको x पता चल जाता है ना, पोजीशन पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन को देख के हम क्या करते हैं, वेलोसिटी लिखना होता है तो पोजीशन को अगर समय के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा ना, पोजीशन को समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये वेलोसिटी मिल जाती है ना, ठीक है। अगर पोजीशन को समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, कोई भी चीज का पोजीशन हो, चाहे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो या किसी भी का पोजीशन, अगर पोजीशन मिल गया और उस पोजीशन का समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको क्या मिल गया, हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, या वेलोसिटी ऑफ वो मिल जाएगा, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। हमको यहाँ पे आरसीएम मिला था बेटा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको मिला था, ऐसे आरसीएम वेक्टर मिला था, हम ऐसे लिखे थे 1/m समेशन ओवर I बराबर 1 to n, ठीक है, और हो जाएगा mi ith पार्टिकल, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर ये ri, ठीक है। मैं दो तरीके का r लिखता हूं, आप कभी कंफ्यूज मत होइए, मैं इस तरीके का भी r लिखता हूं, इस तरीके का भी r लिखता हूं, तो दोनों मेरी आदत है, ठीक है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, किसका, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। हम बेसिकली इसको यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं m RCM वेक्टर ना, ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, समेशन ओवर I बराबर 1 to n, और ये बन गया क्या, mi, और ये ri वेक्टर, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे बेटा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इधर लिख दो डिफरेंशिएटिंग, इधर लिख दो डिफरेंशिएटिंग with respect to t, WRT, differentiating with respect to the t with respect to time in both side, दोनों साइड क्या कर देंगे, समय के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम पोजीशन का समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, और हमको वेलोसिटी फाइंड आउट भी करनी है। अच्छा, मास कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या है, पूरे सिस्टम का मास है, और m1 m2 m3 ये सब क्या है, हमारे छोटे छोटे जिसको जो पार्टिकल्स हैं उसका मास है, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, मास डिफरेंशिएशन से बाहर खिंचाएगा ना, ठीक है, तो इसको बाहर खींच लिया, ये हो जाएगा d dt ना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, r वेक्टर RCM, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। इधर क्या हुआ बेटा, अब डिफरेंशिएशन, समेशन तो भाई, समेशन तो क्या है, समेशन का तो कोई डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, I बराबर 1 to n, ठीक है। अब d को ddt को अंदर घुसा दो, ठीक है, mi को बाहर खींच के, mi कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इस mi को भी बाहर निकाल लेते हैं, नहीं अभी I लगा हुआ है ना, यानी I वेरी करेगा, अभी हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, अंदर ही का समेशन, लेकिन mi पे डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, डिफरेंशिएशन किस पे लगेगा, ddt ऑफ, ये आपको लिख देंगे ri वेक्टर, ऐसे लिख देगा बेटा ना। अच्छा बताओ, ये ddt क्या है, ये वेलोसिटी देगी ना, ये पोजीशन वेक्टर था RCM का, तो ये पोजीशन वेक्टर ये क्या देगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे देगी, तो ये मिलेगा m, और ये मिल जाएगा VCM ना, MVCM, ये हो जाएगा ना बेटा, ये पूरी चीज आपकी VCM में, ये पूरी चीज आपकी VCM में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये रिस्पेक्ट में पोजीशन का समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वेलोसिटी आती है, तो हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई है, इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, VCM वेक्टर इक्वल टू क्या आया बेटा, इधर आया समेशन ओवर I बराबर 1 to n, और ये आया mi, ठीक है, और इधर आ गया VI वेक्टर,
ठीक है, ith पार्टिकल का समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो vi आ जाएगा ना। ठीक है, देख लो ये आ जाएगा बेटा vi वेक्टर। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल इसको खोल सकते हैं, आई को वेरी करा दो 1 से लेके n तक, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 mn vn। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, आप यहां से अगर लिखना चाहेंगे, अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे VCM की वैल्यू लिखना चाहेंगे, VCM वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक्सपैंड कर दो बेटा, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, i रखते जाओ तो m1 v1, 2 रखोगे तो m2 v2, इसी तरह रखते जाओ m1 v1 वेक्टर, ठीक है, प्लस m2 v2 वेक्टर, ठीक है, m2 इधर मिनिएच कर दें, ठीक है, m2 एक मिनट बेटा, m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn vn वेक्टर, क्योंकि n तक वेरी करेगा, और नीचे क्या है बेटा, नीचे कैपिटल M है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये हमारी आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं, इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से आप ये अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले से, या ये वाला भी फार्मूला है। ठीक है, आप इसको बेसिकली यहाँ से वेरीफाई, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, MVCM आप यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिए तो आ जाएगा m1 v1। ठीक है, मैं इसको वेक्टर हटा दिया हूं, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, आप वेक्टर हटा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए आप नहीं मानेंगे तो मैं लगा भी देता हूं। ठीक है, mi vi प्लस m2 v2, ठीक है, m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn वेक्टर। ठीक है, ये हमारा आ गया बेटा ना, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद ये स्टेप है बेटा, m को नीचे डिवाइड कर दिया तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट 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 mn vn। ठीक है बेटा, अच्छा एक बड़ी खूबसूरत रिजल्ट यहां से निकल के आए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, डजंट मैटर, पहला पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी दी होगी, दूसरा पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी दी होगी, तीसरा पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी होगी, सबको जोड़ के नीचे m से डिवाइड करके हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जरा इस वाले फार्मूले को देखना, इस वाले फार्मूले को देखना, इस वाले फार्मूले को देखना, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। लेकिन जरा ये देखो कि जब हम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको पता है बेटा, मास और जब हम वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक खूबसूरत सा चीज निकल के आता है, इससे पहले ही तो बताए थे, ये क्या आता है बेटा, ये मोमेंटम आता है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P या स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों तरीके से, जिसको बोलते हैं मोमेंटम ना। अच्छा ये बताओ MVCM यानी मास, पूरा मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी ये क्या है बेटा, ये है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसलिए m इंटू v यानी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और P1 क्या, m1 v1 क्या है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 v2 क्या है, मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, डॉट 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 mn vn क्या है, मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल, जो सिस्टम के अंदर 1 2 3 4 पार्टिकल होंगे ना, तो उसकी ये मोमेंटम हो गई। यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद बेटा मैं दूसरे वो कर दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे इसको मैं ले जा रहा हूँ ना, इसको मैं बेसिकली यहाँ पे अब ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे एक पेज पे लिखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब क्या करूंगा बेटा, आप जरा देखना, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको हम लिख दूंगा, ये MVCM है, यानी ये क्या आ जाएगा P, ये देखो बेटा ये आ जाएगा PCM, इसको लिख दिया ना, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, PCM इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा P1 V1, इसको लिख सकते हो P1, इसको स्मॉल से लिख दे रहा हूं, P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn ना, ये हमारा आ गया। ये हमारा, अगर हमको क्या चाहिए बेटा, अगर हमको मोमेंटम भी चाहिए, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चाहिए, इस तरीके से क्या करेंगे, पहले दूसरे तीसरे वेक्टर का मोमेंटम लिख के सबको वेक्टर सम कर देंगे, वेक्टर तरीके से जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आ जाएगा ना। अच्छा एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आई है, अच्छा ये चीज तो, अगर ये चीज पता होगा तो बेटा ये चीज तो इरेज कर सकते हैं ना बेटा, ये छोटी सी चीज है, इसमें कोई जानने वाली बात तो है नहीं, गरीब सब लोग जान लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, ये चीज मैं सब सारा रिजल्ट लिख रहा हूं, ये मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया ना, ये क्या आ गया, दिस इज द कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा जरा ये बताओ कि अगर मैं यहां पे लिखूं F, इफ F एक्सटर्नल, क्या बेटा, F एक्सटर्नल इज 0, अगर कोई बाह्य बल नहीं प्रेजेंट है, समझो अगर कोई बाह्य बल नहीं प्रेजेंट है, F एक्सटर्नल नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि उसका जो नेट मोमेंटम है, पी नेट मोमेंटम है, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रेजेंट है तो नेट मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंजर्व क्वांटिटी हो जाएगी। ये हमारी क्या रह जाएगी, ये हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, ये बदलेगी नहीं। अगर फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। कैसे, हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स जीरो हो गया, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, न्यूटन सर के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, तो हमने देखा था कि P नेट, जिसको नेट मोमेंटम बोलते हैं, कुल हमारा क्या, कुल संवेग, रेखीय संवेग, वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, वो नहीं बदलता है। अगर इस केस में मानो, अगर इस जो पूरा सिस्टम है, जो हम सिस्टम लेके चले, जिसके लिए एक्सीएम, वीसीएम और पीसीएम डिफाइंड किया है बेटा, अगर उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि उसका पीसीएम, अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, यानी उसके सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको वेक्टर हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, चाहे लिख भी सकते हैं। इसका मतलब है कि पीसीएफ का सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है बेटा, वो कांस्टेंट हो जाएगी। कब, यदि सिस्टम पे कोई बाहुबल नहीं लग रहा है, तो उस पूरे सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास का जो क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास का वो हमारा मोमेंटम है, वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं 1 1 2 3 4, उस पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग हो सकता है, P1 P2 P3 P4, लेकिन सबको मिला के जो पीसीएम आया है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो सबको मिला के पीसीएम आया है, अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो वो पीसीएम यानी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अच्छा, इससे क्या रिजल्ट निकल के आया बेटा, पीसीएम को तो लिखते हैं ना बेटा एम वी सी एम, और ये क्या होता है बेटा, यही तो कांस्टेंट होता है। अच्छा बता, मास भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो मास को जब इसके नीचे कांस्टेंट भेज दोगे बेटा, इसका मतलब क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट निकल के आया। देखो क्या आया, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछ देगा कि वीसीएम क्या हो जाएगा बेटा, वो वीसीएम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वो वीसीएम क्या हो जाएगा बेटा, वीसीएम हमारी क्या हो जाएगी बेटा, वीसीएम कांस्टेंट हो जाएगी। कब, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कब, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वो हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहेगी। कब, जब तक कि उस पर कोई बाहुबल नहीं लगाया जाए। जब कोई बाहुबल नहीं लगेगा, नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नेट मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। मैं फिर भी बोल रहा हूं, अलग अलग पार्ट, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके मोमेंटम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स नहीं भी लग रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सबको मिलाने के बाद जो नेट मोमेंटम आ रहा है, यानी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है बेटा, ये तो नेट मोमेंटम है ना बेटा। सभी पार्टिकल को जोड़ दोगे तो नेट मोमेंटम हो जाएगा, जो कि पीसीएम है। सभी पार्टिकल के, अगर बेटा किसी सिस्टम में n पार्टिकल हैं, n पार्टिकल के मोमेंटम को जोड़ दोगे तो नेट मोमेंटम आएगा ना। वही नेट मोमेंटम किसके बराबर दिख रहा है, पीसीएम के। तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेट मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि पीसीएम कांस्टेंट रहेगा। पीसीएम कांस्टेंट का मतलब है कि m वीसीएम कांस्टेंट रहेगा। m को जब डिवाइड कर दोगे वीसीएम कांस्टेंट रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, देखो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो हमारा v होता है, वेलोसिटी होती है, वो dx by dt होती है। ठीक है, वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx by dt होती है ना। जरा ध्यान समझना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चीज वीसीएम कांस्टेंट आई है, तो x को क्या होना पड़ेगा, बताओ जरा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये x को क्या होना पड़ेगा, जरा सोच के बताना कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो हमारी नहीं बदल रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट चीज है, कब, जब कोई बाहुबल नहीं लग रहा है, उस केस में इस हमारा वीसीएम की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको तब तक सोचो ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिया, मैं टाइम दे रहा हूं ना, अब क्या करेंगे, जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे समय के रिस्पेक्ट में, तो हमको पता है हमको एक्सेलरेशन मिलता है, क्योंकि हमको ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो क्या होता है, dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब हम एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे समय के रिस्पेक्ट में, तो हमको एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ऐसे डालेंगे हेडिंग, अगेन differentiating with respect to the WRT, with respect to the time t ना, with respect to the time t, टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा क्या आया था बेटा, ये हमारा आया था m
VCM ऐसे आया था ना बेटा, इधर आया था, ये क्या आया था, ये हमारा आया था समेसन ओवर I बराबर 1 to n, इधर आया था MI VI, ऐसे है ना बेटा, ऐसे ही आया था MI VI। अब इसको भी समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा M, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा M, ये आ जाएगा ये d dt ऑफ VCM वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समेसन ओवर I बराबर 1 to n, ठीक है, ये आ जाएगा MI, ठीक है, और d dt ऑफ ये आ जाएगा VI वेक्टर ना। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल। तो हमको क्या मिला बेटा, हमको इधर मिला ये, हमको ये यहाँ पे मिला, ये आ गया बेटा ये m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये क्या मिला समेसन ओवर I बराबर 1 to n, ठीक है, I बराबर 1 to n, और ये बन गया हमारा MI और AI, ठीक है, AI ऐसे बन गया बेटा MI AI। अच्छा देखो इसको एक्सपेंड करो तो बड़ी अच्छी चीज निकल के आ रही है ना, MACM, अगर इसको एक्सपेंड करो बस I की वैल्यू पुट करते चलो, ये हो जाएगा M1 A1 वेक्टर ना प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस MN AN वेक्टर, ये हमारा बना बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ M इंटू A मास इंटू एक्सेलरेशन क्या देता है बेटा, वो देता है फोर्स, यानी ये क्या बन गया, फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, ये मिल गया फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। और ये क्या मिला बेटा, ये मिला F1 M1A1 प्लस F2 प्लस F3। अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स चाहिए तो जितने भी पार्टिकल पे फोर्स लग रहे हैं सभी पार्टिकल पे फोर्स क्या कर दो बेटा, सभी पार्टिकल का फोर्स तुम जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा FCM के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर तुमने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दिया, इसका मतलब है कि तुमने सभी पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था ना VCM, यानी सेंटर ऑफ मास पे तुमने मोमेंटम दे दिया, इसका मतलब है तुमने जितने पार्टिकल थे उस पे मोमेंटम दे दिया, क्योंकि सबका यम इसके बराबर है, या ये सबके यम के बराबर, सबके सम के बराबर है, ये भी तो कर सकते हो ना। इसका मतलब है कि तुमने केवल सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया, इसका मतलब तुमने सभी पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया। तुमने केवल सेंटर ऑफ मास को मोमेंटम दिया, इसका मतलब तुमने सभी पार्टिकल को मोमेंटम दे दिया। तुमने केवल सेंटर ऑफ मास को मूव कराया, इसका मतलब है तुमने सभी पार्टिकल को मूव करा दिया। यही हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है ना, ठीक है। तो ये होता है। अगर यहां से एक्सेलरेशन भी चाहिए तो एक्सेलरेशन ऐसे आ जाएगा ACM इक्वल टू क्या आ जाएगा, ACM इक्वल टू आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस FN वेक्टर और डिवाइड बाय बेटा, डिवाइड बाय ऐसे नीचे डिवाइड बाय कैपिटल M। ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये बताओ अगर F एक्सटर्नल नहीं प्रेजेंट है, इफ F एक्सटर्नल इज जीरो ना, F एक्सटर्नल इज जीरो, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है ना, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसका PCM कंजर्व था, यही बोले था ना, हमने देखा था PCM क्या था बेटा, PCM हमारा कांस्टेंट था। अगर PCM कांस्टेंट था बेटा, PCM कांस्टेंट था बेटा, तो उसका VCM भी क्या था बेटा, हमने निकाला था VCM भी क्या था, कांस्टेंट था, इसके पीछे ही निकाला था। अगर VCM कांस्टेंट होगा बेटा तो ACM को कैसे लिखोगे, ACM जो आ जाएगा वो ऐसे ही तो होगा d dt ऑफ VCM, ऐसे भी तो होगा ना d dt ऑफ VCM, ऐसा ही होगा, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर लगा दो, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा बताओ जब VCM कांस्टेंट रहेगा तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पगला बताओ, जीरो ना आता है, तो ACM क्या हो जाएगा बेटा, ACM जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो एक्सेलरेट नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो आएगा। यदि कोई सिस्टम है, अगर उस सिस्टम ऑफ मास जो है, अगर सिस्टम ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, अगर वो क्या हो गया, अगर वो हमारा सिस्टम ऑफ मास है, अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी उसका एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था, उसका एक्सेलरेशन निकाला। कब एक्सेलरेशन नहीं होगा, कब वेलोसिटी कंजर्व रहेगी सेंटर ऑफ मास की। अब एक चीज बची है, कब पोजीशन नहीं बदलेगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कब चेंज नहीं होगा,
यानी पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमारा कब चेंज नहीं होगा, ये हमको जाननी है। यानी ये चीजें कब कंजर्व रहेगी, यानी पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो कब नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो v को हम ऐसे लिखते हैं ना, v बराबर dx बाई dt, dx बाई dt ऐसे लिखते हैं ना बेटा। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ये होती है dx बाई dt, ऐसे लिखते हैं। अगर किसी तरह v की वैल्यू 0 हो जाए, अगर किसी तरह v की वैल्यू 0 हो जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए, उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है। अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं, VCM को लिख सकते हैं क्या, VCM को लिख सकते हैं ddT ऑफ RCM, वो रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर किसी तरह VCM 0 हो गया, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 हो गया बेटा, इसका मतलब है कि RCM की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, RCM की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। RCM यानी पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। अगर 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 उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं कर रहा है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। यानी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, उसका पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमारा नहीं बदलेगा। अच्छा, कब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 होगी, सोचो, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कब 0 होगी, कब 0 होगी, कब 0 होगी, बताओ मुन्ना। हमको वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, VCM की वैल्यू क्या लिखते हैं, देखो हर एक चीज डीप बता रहे हैं। VCM को ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, आप ऐसे ACM को ऐसे लिख सकते हैं, VCM को 0 करना है। अच्छा, VCM को 0 करना है, इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, VCM को अगर 0 करना है तो आप लिख सकते हैं कि जो PCM होता है, PCM होता है बेटा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है M इंटू VCM ना बेटा। अगर PCM की वैल्यू अगर 0 हो जाए ना, मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब है कि MVCM की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर MVCM की वैल्यू हो जाएगी तो VCM की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ, अगर हमारा सिस्टम पे कोई मोमेंटम नहीं, यदि हमारा सेंटर ऑफ मास का कोई मोमेंटम नहीं है, उस केस में उसका वेलोसिटी ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तो उसका पोजीशन कंजर्व रहेगा। ठीक है, एक ये कंडीशन भी आ गया कि जब हमारा ये, क्योंकि पीसीएम को लिख सकते हैं m इंटू VCM, अगर पीसीएम किसी तरीके से 0 कर दे, यानी मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 कर दिया, इसका मतलब है उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, इसका मतलब है कि उसका RCM कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब और कुछ कर सकते हैं, अगर मोमेंटम 0 हो गया, अगर मोमेंटम 0 है तो हमको क्या लिखते हैं, P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर लिखते हैं, P बराबर F बराबर लिखते हैं dP बाई dt। अगर मोमेंटम 0 हो गया तो 0 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, 0 भी एक कांस्टेंट है ना। अगर मोमेंटम 0 हो गया, अगर आपको FCM लिखेंगे, फिर फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, इसको PCM लिखेंगे ना। अगर मोमेंटम 0 हो गया, PCM 0 हो गया, PCM 0 हो गया बेटा, तो 0 यहां रख दोगे, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, यानी FCM क्या हो जाएगा, FCM हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि द सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब उसका क्या हो जाएगा, उसका VCM 0 हो जाएगा, यानी उसका RCM कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज कब XCM कांस्टेंट होगा, कब VCM कांस्टेंट होगा, कब ACM 0 होगा, ये सारी चीज मैंने बता दी है। तो इतना आपके बारे में है, इतनी सारी चीज ये सेंटर ऑफ मास के बारे में मैंने बहुत डीपली बताया, सेंटर ऑफ मास के बारे में सारी चीजें मैंने बताई हुई है। ठीक है, अगला आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं यहां से क्वेश्चन लिखता हूं, कह रहा है कि सपोज 3 मासेस 1 kg 4 kg एंड 6 kg। ठीक है, क्या लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको निकालना होगा ना, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, सपोज ये क्वेश्चन है, 3 मासेस 3 मासेस है बेटा, 3 मासेस ऑफ 1 kg 4 kg और कितना है बेटा, 1 kg 4 kg 6 kg, 1 kg 4 kg एंड 6 kg, एंड बेटा क्या है 6 kg ना। उसके बाद क्या है, लोकेटेड ऑन पोजीशन पोजीशन वेक्टर दिया है पहले वाले पार्टिकल का, 1 kg का पोजीशन कितना है बेटा, -6i - j कैप, कामा दूसरे वाले का दिया है 2i
माइनस क्या है बेटा 9j कैप एंड ऐसे एंड और क्या है बेटा 7i प्लस 8j 7i प्लस 8j कैप है। क्या है ये है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर दोनों में अलग होता है बेटा। पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हमको पता करना है ना। ठीक है चलो ये हमारे 3 पार्टिकल हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं ना, ये हम जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है कि बेटा 3 पार्टिकल हैं 1 kg 4 kg और 6 kg 3 पार्टिकल हैं और तीनों का लोकेशन दिया। पहला लोकेट है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है 6i कैप माइनस 6i कैप माइनस j कैप। 4 kg का पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 9j कैप और तीसरे वाले मास का पोजीशन वेक्टर दिया 7i कैप प्लस 8j कैप। कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर पता करो, आरसीएम वेक्टर पता करो, फिर पोजीशन पता करो कि कितनी डिस्टेंस पर है और उनका लोकेशन पता करो। ठीक है चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या दिया, हमको फार्मूला पता है कि अगर हमको आरसीएम वेक्टर निकालना है, तो हमको 1/m समेशन ओवर i बराबर यहाँ कितने पार्टिकल हैं बेटा, यहाँ कितने पार्टिकल 3 पार्टिकल हैं, i बराबर 1 2 3 ही वेरी करेगा ना। हम n पार्टिकल ले रहे थे तो इसमें 3 ही पार्टिकल हैं तो i बराबर 1 2 3 वेरी कराओगे और यहाँ लगा देंगे mi और वही ri वेक्टर ना बेटा। ठीक है चलो अब हम क्या करते हैं i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक पुट कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से सच इंप्लाइड डेट आ जाएगा आरसीएम की वैल्यू आ जाएगी 1/m। टोटल मास कितना है बेटा 4 1 5 5 6 5 6 कितना आ जाएगा 4 1 5 और 5 6 11 यानी 1/11 आ जाएगा बेटा 1/11 1 कैपिटल M की वैल्यू 11 आ जाएगी टोटल मास। और एक आ जाएगा जब इसको वेरी कराओगे तो हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ठीक है, प्लस m3 r3 वेक्टर। ये 3 ही था ना बेटा, 3 ही मास था, 3 ही को पोजीशन वेक्टर था। चलो लिख लो बेटा m1। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। देखो rcm की वैल्यू रखने दो, ऐसे रहने दो 1/m 1/11 ऐसे रहने दो। ठीक है अब क्या करो, अब आप करो m1 की वैल्यू 1, ठीक है, और r1 की वैल्यू ये इसके लिए r1 हो गया, इसके लिए ब्रैकेट में लिख दो -6i और हो जाएगा -j कैप ब्रैकेट बंद प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 यहां डाला, ठीक है, r2 की वैल्यू लिख दिया 2i कैप -9j कैप। ओके ठीक है -9j कैप प्लस 6 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमने क्या डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया ये इसका पोजीशन वेक्टर 7i कैप प्लस 8j ना, और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ऐसे मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है अब इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। ऊपर लिख रहा हूं कि आरसीएम की वैल्यू आई, आरसीएम वेक्टर की वैल्यू आई, आप कैलकुलेट कर लो 1/11 बाहर ही रहेगा अभी भी। ठीक है अंदर क्या चलेगा, अंदर चलेगा इसका 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो सब 1 ही हो जाएगा, -6i 4 दूना 8, अलग अलग मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, -6i 8i 8 6 देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6i 8i और 7 6 42 ना, 42 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 42 8 हो जाएगा बेटा 50 और 50 में हमारा कितना घटेगा, हमारा घटेगा कितना 6 घट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 50 में से 6 घटेगा तो 44i आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा बेटा 44i इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है इसका 1 में तो -j हो जाएगा, इसका 9 चौक 36 तो -36 प्लस -36 और 8 सते 8 छंग 48 तो 48 और एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या था 48 8 छंग 48 हो गया बेटा और 9 चौक 36 -36 -1j -36 -37 और कितना हो जाएगा बेटा 37 और जब इसमें से 8 छंग 48 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 11i आ जाएगा तो प्लस 11j कैप। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब 11 को अंदर घुसाओगे बेटा तो आरसीएम वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आरसीएम वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 4i प्लस j कैप। ठीक है 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है 11 चौक 44। ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया।
ये सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा, पोजीशन आ गया, कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चल गया तो हम दूरी बता सकते हैं कि ओरिजिन से वो कितनी दूरी पर है बेटा, ओरिजिन से उसका यानी मॉड ऑफ आरसीएम निकाल लो, मॉड ऑफ वेक्टर आरसीएम निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, करड़ी में आई के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 4 चौका 16 प्लस कितना आ जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी कड़ी में 17, यानी वो ओरिजिन से 17 मीटर के डिस्टेंस पर वो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये 17 मीटर के डिस्टेंस पर ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका दूरी बता देगा कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। हाँ, कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट केवल कंपोनेंट देख लो, इसका कंपोनेंट आई का कंपोनेंट है हमारा कितना 4, जे का कंपोनेंट है 1 और जेड नहीं है तो जेड का कंपोनेंट 0 मान सकते हो, यानी हमको लिखना है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखना है XCM, YCM, ZCM। अगर आपको पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास लिखना है बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4, 1, 0, ये पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट भी दिया है तो भी हम इससे लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले पेज पे आते हैं, छठे वाले पेज पे, और एक क्वेश्चन की तरफ और करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल और ये लास्ट एग्जांपल होगा और बस इतना आज ही रहने देंगे बेटा। ठीक है, ये हमारा कोई हमारा क्या है बेटा, एक हमारा त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे 3 त्रिभुज के तीनों कोनों पे बेटा 3 मासेस रखे हुए हैं। ठीक है, ये 3 मासेस रखे हुए हैं। चलो इसका लोकेशन बता देता हूँ। ये हमारा इसका लोकेशन है, ये हम कोऑर्डिनेट है ना एक्स कामा, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी कौन सी एक्सिस है बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। तो ये 2 डायमेंशनल है तो हमको जेड बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है भाई। कोई अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज 2 डायमेंशनल होता है ना, द्विविमीय होता है ना बेटा, तो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इसका पोजीशन दिया है, यहाँ पे जो मास है इसकी वैल्यू है 2 kg और यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2 kg, ये जो मास है इसकी वैल्यू 2 kg है। यहाँ पे मास है जो इसकी वैल्यू 3 kg है और यहाँ पे जो मास है इसकी वैल्यू है बेटा 1 kg, ये इसकी मास है। ठीक है, यहाँ पे इसका पोजीशन है कितना बेटा 0,0, यहाँ पे इसका पोजीशन है 0, देखो इसका पोजीशन है 0,0, इसका पोजीशन है कितना बेटा, इसका पोजीशन है 1,1, इसका पोजीशन लिख सकते हैं आप, इसका पोजीशन लिख सकते हैं क्या 1, इसका लिख सकते हैं आप x और v ना, तो 1,0, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया 1,0 और यहाँ पे लिख दिया इसका पोजीशन वेक्टर कितना 1 बाई, आप लिख सकते हैं 1/√2, 1/√2 और कड़ी में 3/2, ये इसका पोजीशन वेक्टर है ना यहाँ पे। तो हमको क्या मिल गया बेसिकली, हमको 3 पार्टिकल हैं, हमको क्या पता करना है, हमको कोऑर्डिनेट ऑफ क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ यानी फिर लोकेशन भी बोल सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट पता कर गया तो उसका पोजीशन वेक्टर भी हम लिख लेंगे ना। ठीक है, बेसिकली हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है XCM और हमको YCM निकालना है ना, यही हमको निकालना है, क्योंकि हम ZCM तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि Z में है ही नहीं, क्योंकि Z ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो ZCM आएगा नहीं। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन है तो ZCM आता है, 2 डायमेंशनल है XY प्लेन में है तो XCM और YCM आएगा ना। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा मास M1 मान लेते हैं, चलो इसको M1 मान लेते हैं बेटा, इसको M2 मान लेते हैं और इसको M3 मास मान लेते हैं, मानना पड़ेगा, आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर इसको M1 माना है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा, इसको लिख लेंगे क्या, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3, y3। हमको M1 मिल गया, M2 मिल गया, M3 मिल गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमको मिल गया। तो बेटा XCM कैसे लिखते हो, XCM तो ऐसे ही लिखते ना बेटा, ये क्या लिखते हो, M1 3 पार्टिकल हैं तो ऐसे लिखोगे ना बेटा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन यहाँ पे क्या कर दोगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी 1 2 3 और 3 3 6 टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कैपिटल M, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो XCM की वैल्यू पुट कर दो बेटा, XCM कितना हो जाएगा, M1 कितना है 1 kg और x1 कितना है बेटा, x1 1/√2 यानी 1 × 1/√2 प्लस M2 कितना है बेटा 2 kg और M2 की जगह x2 कितनी है बेटा, x2 0 है, 2 × 0 प्लस M3 कितना है बेटा, M3 हमारा गड़बड़ लिखा गया, ठीक है 2 × 0 प्लस M3 कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय x3 कितना है बेटा, x3 की वैल्यू 1 है और नीचे डिवाइड बाय कितना है, नीचे डिवाइड बाय आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये टोटल है तो 6। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो 1/√2 और 0 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1/√2 और ये डिवाइड बाय
इसको नीचे डिवाइड बाई ऐसे लिख दे रहे हैं, डिवाइड बाई 6, ये आपकी XCM की वैल्यू आ जाएगी ना। इस तरह YCM निकाल सकते हैं, लास्ट ये है YCM निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा क्या, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन टोटल मास यानी कैपिटल M। ठीक है, तो YCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, YCM की वैल्यू आ जाएगी M1 1 है, Y1 कितना है बेटा, देखो Y1 √3/2 है, तो √3/2 प्लस M2 कितना है, M2 2 kg है, Y2 कितना है 0 प्लस M3 कितना है 3 kg है, और Y2 कितना है बेटा, इस केस में Y2 भी 0 है। ठीक है, Y3 भी 0 है, तो 0 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है बेटा, टोटल मास है 6। इसको सॉल्व कर लो, बाकी ये दोनों 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना √3/2, ऐसे √3/2 और नीचे कितना 6, यानी हो जाएगा √3/12, √3/12 यानी पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बेटा, यानी x, YCM कितना वैल्यू आ गया इसका, इसकी वैल्यू आई मेरे बच्चा, इसकी वैल्यू आई कितना 3 प्लस 1/√2 डिवाइड बाई 6 और कामा कितना हो जाएगा बेटा √3/12, ये हमारा पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। अब पोजीशन मिल गया, आप इसको, अब पोजीशन ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। अब पोजीशन वेक्टर लिखना जाए तो इसके साथ आई कैप लगा दो, इसके साथ जे कैप लगा दो, ये हमारा पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिल गया। दूरी बतानी है, स्क्वायर रूट में करके निकालो, दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, वो मैंने कराए आपको। ठीक है, तो ये बस आज रहने देते हैं, क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, ये इनफ है आप लोग के लिए। ठीक है, आज की क्लास कितना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, ये पोर्शन नहीं करा पाया, एनर्जी कंजर्वेशन में नहीं करा पाया हूं। ठीक है, आज की क्लास में नहीं। ठीक है, इसको हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या कराएंगे बेटा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराने की कोशिश करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम दोनों प्रकार की एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क एनर्जी थ्योरम को भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही आज के लेक्चर में, इतना इनफ है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट्स हो तो पूछते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जो अब इस चीज को बहुत, BSc के पढ़ाई को बहुत कठिन मानते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाइएगा। जो फिजिक्स को बहुत हार्ड मानते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।